हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अब केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए थे और उसके बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे। तो आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। तो अब देखते हैं कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या क्या बनेगा, आपने ठीक किए कि नहीं किए। तो आप मैच करना सभी। क्या लिखा हुआ है, फॉर अ रिएक्शन N2 plus 3H2 it gives 2NH3, the rate of formation of NH3 is 1.5 into 10 raised power minus 2 mole liter inverse second inverse. Calculate the rate of disappearance of H2। तो इस तरीके के पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे गिवन दी हुई है रिएक्शन N2 plus 3H2 और इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मिल रहा है मुझे 2NH3। मुझे साथ ही साथ दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। कितनी दिया हुआ है, दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मुझे पूछा क्या हुआ है, मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मुझे इस रिएक्शन के लिए क्या लिखनी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी होगी। कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू R is equals to rate of disappearance of N2 और अपॉन में क्या आ जाएगा इसका कोफिशिएंट यानी कि 1 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में आ जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मुझे क्वेश्चन में पूछा ये है, क्वेश्चन में ये पूछा है और ये दिया है। तो क्या मैं इन दोनों का रिलेशन बना लूँ, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख लूँगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। मुझे ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए मुझे इस 3 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 की मुझे वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू गिवन है, मुझे दी हुई है 1.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 अपॉन में कितना है, अपॉन में है 2। और अब इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 4.5 यानी कि 45 पॉइंट लगा दिया क्योंकि 15 1.5 था और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 और 2 से इसको क्या करेंगे कैंसिल आउट, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन ये था आपका, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO इतना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NOCl। तो रिएक्शन क्या दी हुई है मुझे, गिवन लिखता है सबसे पहले गिवन मुझे क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 2NO प्लस Cl2 और इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मिल रहा है मुझे 2NOCl। मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है इसकी वैल्यू, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NOCl कितना, ये पूछ रहा है मुझे। तो क्या मैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकता? मैंने लिखना सिखाया था आपको, तो कैसे लिखेंगे, R बराबर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NOCl अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, और मुझे पूछा क्या हुआ है, मुझे ये पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है, तो दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो ये हो जाएगा मेरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NOCl अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NOCl बराबर हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO के, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NOCl की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और साथ में क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। तो आप एक बार इनकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगले टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम टाइप्स ऑफ रेट के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट के बारे में। यानी कि रेट के कितने टाइप्स होते हैं। जनरली हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं, हम 2 तरीके की रेट पढ़ते हैं। कितने तरीके की पढ़ते हैं, 2 तरीके की। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज एवरेज रेट। पहली हम पढ़ेंगे एवरेज रेट, दूसरी हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट। तो 2 तरीके की रेट हमें यहाँ पर पढ़नी है, एक तो एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि एवरेज रेट को तो हम दिखाते हैं डेल्टा से और इंस्टेंटेनियस रेट को हम दिखाते हैं डी से। ठीक है, एवरेज रेट को तो हम दिखाते हैं डेल्टा से और इंस्टेंटेनियस रेट को हम दिखाते हैं डी से। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो ग्राफ की हेल्प से समझेंगे हम इनको। ठीक है, 2 ग्राफ बनाएंगे, एक रिएक्टेंट के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए, और दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो इधर देखेंगे, सभी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला फर्स्ट जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, ये बना रहा हूँ मैं रिएक्टेंट के लिए। दूसरा मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए। एक ग्राफ तो मैं बना रहा हूँ रिएक्टेंट के लिए और एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं प्रोडक्ट के लिए। इस वाली एक्सिस पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली एक्सिस पर तो मैं ले रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन। इस वाली एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, इस वाली एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। इस वाली एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ टाइम, सेम एज इट इज। इस वाली पर भी मैं क्या ले रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है, और इस वाली एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, टाइम। तो इतनी बात आपको पता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट होता है इनिशियली, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। इनिशियली जो प्रोडक्ट होता है उसकी कोई भी कंसेंट्रेशन नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन होगी, तो जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी। तो अगर मैं बोल दूं कि रिएक्टेंट की कुछ इनिशियल कंसेंट्रेशन है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ए नॉट,
तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इसका ग्राफ जो आता है वो कुछ ऐसे आता है, इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे आता है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या होगी, इनिशियली होगी 0। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे आएगा। तो अब इनके लिए मुझे रेट लिखनी है, तो मैं रेट कैसे लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ इस ग्राफ के अंदर, रिएक्टेंट वाले के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैंने एक इस पॉइंट पर, मैं इस पॉइंट पर टाइम देख रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर जो टाइम होगा मेरा वो t1 होगा। इसी पॉइंट पर जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी c1। साथ ही साथ मैंने एक पॉइंट और मार्क कर लिया और इस पॉइंट पर मैं टाइम देख रहा हूँ, तो मेरा जो टाइम है वो हो रहा है t2। इसी पॉइंट पर जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी c2। क्या हो जाएगी, c2। इसी पॉइंट पर जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी c2। और अगर मुझे इसके लिए क्या लिखना है, मुझे इसके लिए एवरेज रेट लिखना है। तो एवरेज रेट कैसे लिखूंगा मैं, एवरेज रेट कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एवरेज रेट। कैसे लिखूंगा मैं एवरेज रेट, एवरेज रेट हम लोग लिखते हैं क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन टाइम इंटरवल, मतलब कितना टाइम लगा उसी में। तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितनी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आया कितने टाइम में। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको, हम इसको लिखेंगे C2, डेल्टा आर को हम क्या लिख सकते हैं, C2 माइनस C1 अपॉन टाइम, डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो C1 और C2 में से कौन बड़ा है, ऊपर जाने पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो C1 है वो क्या है, वो बड़ा है C2 से। C1 क्या है, C2 से बड़ा है। और अगर C1 C2 से बड़ा है तो अगर आप यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे एवरेज रेट की, तो वो कैसी आएगी, वो आएगी नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और कभी आपने क्या ऐसा सुना कि कोई किसी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, आपने सुना कि वो -10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना कि माइनस साइन का यूज़ करना है, वो इसीलिए यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो रेट होती है एवरेज रेट रिएक्टेंट की, वो नेगेटिव ना आए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करते हैं। ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये तो बात हो गई आपकी रिएक्टेंट की। ये बात तो आपकी किसकी हो गई, रिएक्टेंट की। फिर हम बात करते हैं किसकी, अगली बात हम करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट की एवरेज रेट लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट आप लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए डेल्टा पी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी। सेम जैसे मैंने अभी वहां पर मार्क किए थे, मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ऐसे। इस पॉइंट पर जो टाइम होगा वो हो जाएगा मेरा T1। इस पॉइंट पर जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी वो हो जाएगी C1। सेम ऐसे ही मैं एक पॉइंट ऊपर मार्क कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर जो मेरा टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा T2। और मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी C2। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर पॉइंट जो है दूसरा वाला ऊपर की तरफ लिया। ऐसा क्यों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टेंट का जो ग्राफ था वो ऐसे चल रहा था, प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे चल रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिया था, एक पॉइंट यहाँ पर, और इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट के अंदर एक पॉइंट यहाँ पर लिया और एक पॉइंट यहाँ पर लिया। ठीक है, तो अब मुझे इसकी क्या लिखनी है, मुझे इसकी एवरेज रेट लिखनी है। तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि C2 माइनस C1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा T2 माइनस T1। और प्रोडक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, किस साइन का यूज करते हैं, प्लस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो C2 होती है वो बड़ी होती है किससे, C1 से। तो इसलिए जो रेट की वैल्यू आती है वो ऑटोमेटिकली कैसी आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये तो बात हो गई एवरेज रेट की। एवरेज रेट तो आप ऐसे निकालते हैं। अब अगली बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट आप कैसे निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट नाम से समझ में आ रहा है, इंस्टेंट यानी कि किसी भी एक इंस्टेंट, किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब अगर आपकी जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट उसमें जो डेल्टा टी है, वो डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाए, तो जो आपकी रेट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अब इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट के अंदर अगर आपकी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अब इंस्टेंटेनियस रेट।
क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट। ग्राफ से कैसे बताएंगे? अगर आपको जब भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है तो आपको किसी एक पॉइंट पर निकालने के लिए बोलेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाया भी, इस एक पॉइंट पर निकालने के लिए बोलेगा कि बताओ इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी। तो ग्राफ के अंदर आप कैसे बताएंगे? आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही मेरी किसके बराबर होगी? इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर जो मेरी आपकी वो होगी ना स्लोप होगी, वही मेरी किसके बराबर हो जाएगी? वही मेरी बराबर हो जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट के। इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको ठीक कर देता हूँ मैं एक सेकेंड। ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। ये तो बात हो गई प्रोडक्ट के लिए। सेम एज इट इज रिएक्टेंट के लिए भी फॉलो होता है। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपको क्या बोलेगा? आपको कोई भी एक पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि इस पॉइंट पर बताओ कि कितनी रेट होगी। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टेंजेंट की जो भी स्लोप होगी वही मेरी क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी मेरी इंस्टेंटेनियस रेट। वही मेरी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, वही मेरी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों की एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन लिख देता हूँ। आप लोग नोट कर लो, याद नहीं करनी है, बस समझनी है आप सबको कि एवरेज रेट क्या होती है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। ठीक है, तो एवरेज रेट की डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ। एवरेज रेट, फर्स्ट एवरेज रेट, एवरेज रेट की डेफिनेशन, it is the change, it is the change in concentration, it is the change in concentration, it is the change in concentration of a reactant or product, of a reactant or product over a finite, over a finite टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल के अंदर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है वही मेरा क्या कहलाएगा? वही मेरा कहलाएगा एवरेज रेट। ठीक है, वही मेरा क्या कहलाएगा? एवरेज रेट। या सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एवरेज स्पीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यही मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी कहलाएगी एवरेज रेट। और एवरेज रेट का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके। क्या होता है एवरेज रेट का फॉर्मूला? एवरेज रेट इज इक्वल्स टू होता है किसके? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा टाइम इंटरवल। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम इंटरवल। ये तो बात हो गई आपकी एवरेज रेट की। अगली आती है आपकी नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड आता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, अभी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर अगर हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट होगी। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द रेट, it is the rate at a specific moment in time, specific moment in time obtained एक सेकेंड, obtained by taking the derivative
डेरिवेटिव ऑफ concentration with respect to time, with respect to time। या फिर इसी को आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, बोलेंगे स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी स्पीड होगी वही मेरे क्या कहलाएगी, वही मेरे कहलाएगी इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।